नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद या रसूलल्लाह तेरे दीन की सरफराज़ी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज़ी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। देखी न गई मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफ़ताब बनकर मुझे खुद निकलना पड़ा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने मुक़द्दर का दिया खुद जलाना होगा। अल्लाह ताला का बेहद एहसान कि उसने हमें मुसलमान बनाया है। इसी एहसान का शुक्र अदा करते हुए हम अपने हर अच्छे काम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बरक़ात पर दुरूद व सलाम से करते हैं। अस्सलामु अलैकुम ग्रुप मेंबर्स, उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे और हमारे इस गेस्ट पोस्टिंग के कोर्स को सीखने के लिए बहुत मोटिवेटेड होंगे। इस गेस्ट पोस्टिंग के कोर्स को आगाज़ करने से पहले थोड़ी सी इसकी बेसिक आपको बता देता हूँ कि ये गेस्ट पोस्टिंग कैसे, कहाँ से निकलती है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है। जो गेस्ट पोस्टिंग है ये एसईओ का एक छोटा सा पार्ट है और इसी को लेकर हम एक एज ए फील्ड मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज देते हैं। इस कोर्स में हम बेसिक टू एडवांस गेस्ट पोस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस ग्रुप में हमारे साथ ऐसे मेंबर भी मौजूद हैं जो कि इस फील्ड में 4 to 6 मंथ गेस्ट पोस्टिंग में काम कर चुके हैं। कुछ मेंबर ऐसे हैं जो कि बिगिनर हैं। तो इन सभी की सूरत-ए-हाल को देखते हुए मेरी कोशिश यही है कि ऐसा अंदाज इख्तियार किया जाए कि एक शख्स जिसने गेस्ट पोस्टिंग की जस्ट 9 वीडियोस देखी हैं और एक दूसरा शख्स कि जिसने गेस्ट पोस्टिंग में 5 to 6 मंथ्स भी लगा लिए हैं, दोनों को इसमें फ़ायदा हो। मेरे साथ इस टीम में कुछ मेंबर ऐसे हैं जो कि गेस्ट पोस्टिंग में 1 मंथ लगाने के बाद उनके ऑर्डर स्टार्ट हो गए, वो अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं और अपनी प्रीवियस कंडीशन बताते हैं कि वो पिछले 5 से 6 मंथ में गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लाइंट नहीं मिला। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमें सर्चिंग मेथड का नहीं पता कि हमने सर्च कैसे करनी है। तो इन्हीं पॉइंट को, इन्हीं कमज़ोरियों को, इन्हीं क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए हम डिफरेंट सर्चिंग मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे लोग इन्हीं प्लेटफॉर्म के बारे में जानते भी हैं, जिनमें फाइवर है, पीपल पर आवर है, अपवर्क है, फिर फ्रीलांसर है। इन्हीं प्लेटफॉर्म के बारे में मोस्टली ज़्यादातर जानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप सर्विसेज दे सकते हैं। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे जाकर अपनी जस्ट आप अच्छी जो वेबसाइट है किसी भी कैटेगरी के रिलेटेड, आप उनको वहाँ पे जाके सबमिट करवाते हैं और लोग खुद ही जाकर वहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग के लिए आपसे रब्ता करते हैं और आपकी जीमेल पे आपको ईमेल आ जाता है और वहाँ से भी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो इस हवाले से हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म को भी डिस्कस करेंगे और जो नए प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हुए हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, वो भी आपके सामने रखेंगे। और लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो कि इन सभी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जो कि सबसे ज़्यादा क्लाइंट रखता है। क्योंकि फेसबुक पे अगर देखें तो काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। एक शख्स जिसने सिर्फ 5 क्लासें पढ़ी हैं वो भी फेसबुक पे मौजूद है। अनपढ़ भी मौजूद हैं
यानी सारे लोग फेसबुक से फेमिलियर हैं, जानते हैं इसके बारे में। लेकिन लिंक्डइन और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके बारे में इनको नहीं पता, और ना ही इनको पता है कि वहाँ पे हम कैसे जाकर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। वहाँ पे मोस्टली एसईओ कंपनीज मौजूद हैं, वहाँ पे मोस्टली वही लोग मौजूद हैं जो कि हाई लेवल पे कारोबार करते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग जिनका क्वेश्चन होता है कि हमें गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये समझ नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि वो खुद से सर्च नहीं करते। अगर हम अपने तालीमी निज़ाम की बात करें तो हमारा तालीमी निज़ाम तकरीबन टोटली कॉपी पेस्ट है। हमारे तालीमी निज़ाम हमें ये कहते हैं कि तुम जितना अच्छा कॉपी पेस्ट करोगे हम तुझे उतने ही अच्छे मार्क्स देंगे। लेकिन जैसे हम गूगल पे जाते हैं तो गूगल कहता है कि यहाँ पे वो सिस्टम नहीं चलेगा, यहाँ पे तुम कोई चीज़ यूनिक लेके आओगे वही एक्सेप्टेबल है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्लेजरिज्म हो, यानी ऐसा कंटेंट लेके आओगे, ऐसी बात इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करोगे जो कि पहले ही इस अंदाज में मौजूद है, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, आपको एक्सेस नहीं दूंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी सर्विसेज दें। तो इन्हीं वजूहात की बिना पर भी हम सर्च से है वो भागते हैं। और यहाँ पे सारा काम प्रैक्टिकल है, और ख़ुसूसन जो एसईओ है इसमें बहुत ज़्यादा सर्च है, इसमें बहुत ही ज़्यादा सर्च करनी पड़ती है, फिर ही जाकर आपको इसके बेनिफिट जो हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे तो इसीलिए जब हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के बारे में सर्च करते हैं तभी वहाँ पे जाकर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो अपने कोर्स का आगाज़ करते हैं और आज इसका इंट्रोडक्शन शॉर्टली करते हैं। ये जो गेस्ट पोस्टिंग है ये एसईओ का एक छोटा सा पार्ट है। जो एसईओ है ये 3 वर्ड का एब्रीविएशन है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें होता यह है कि बहुत सारे लोग जो कि मुख्तलिफ कारोबार करते हैं और उनकी कोशिश यही है कि उनको उस कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आज चूँकि दौर डिजिटल होता चला जा रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन लोग सेल कर रहे हैं, तो उनकी भी यही कोशिश है कि वो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन शिफ्ट करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिज़नेस के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में आगाही दे सकें। तो इसीलिए मुख्तलिफ वेबसाइटें बनाई जाती हैं, फिर उसके ऊपर कंटेंट पब्लिश किया जाता है और फिर उसको नेट पे, गूगल पे यहाँ पे सबमिट करा दिया जाता है। तो हर एक की यही कोशिश होगी कि उसकी जो वेबसाइट है गूगल के टॉप पेज पे आए, क्योंकि जो भी कोई आके गूगल पे सर्च करता है तो जो भी वेबसाइट टॉप पे शो हो रही होती है तो वो उनके साथ कांटेक्ट करता है, और जो भी सर्विसेज उसने लेनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदनी हो, तो फिर वो उन्हीं वेबसाइट से जाकर जहाँ पे उनका कांटेक्ट मेथड होता है उनसे चीज़ बाय कर लेता है। वो वेबसाइट ऊपर क्यों होती हैं? क्योंकि वो ऑप्टिमाइज होती हैं, उनका डीआर ज़्यादा होता है, उनकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होती है। और काफ़ी सारी वेबसाइटें हैं जो कि नीचे छठे पेज पर, 10वें पेज पर वो नीचे मौजूद हैं, उनको ऊपर आने का मौका बहुत कम मिलता है। तो हर वेबसाइट के जो ओनर हैं उनकी कोशिश है कि उनकी वेबसाइट टॉप पे आए और बिजनेस में इन्हें फ़ायदा हो। तो इसके लिए उस वेबसाइट की एसईओ करनी पड़ती है ताकि वो ऊपर टॉप पे शो हो सके। अब एसईओ का मैं आपको थोड़ा सा तारफ़ कराता हूँ कि एसईओ जो है इसकी 3 टाइप्स हैं। पहले नंबर पे है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं उस सारे कंटेंट के ऊपर वर्क करते हैं और उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ये शॉर्टली आपने याद रखना है। इसकी काफ़ी सारी डिटेल है, अगर हम इसकी डिटेल में चले जाएंगे तो हम अपने कोर्स से हट जाएंगे।
कि ऑन पेज में क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर जो हमने कंटेंट पब्लिश किया है हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। दूसरे नंबर पे है टेक्निकल एसईओ। तो इसमें हम टेक्निकल जो एस्पेक्ट हैं किसी भी वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग दिलाने के लिए उन्हीं के ऊपर वर्क करते हैं। और तीसरे नंबर पे है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में हम उस वेबसाइट से बाहर जाकर मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाके उस वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए वर्क करते हैं। और इसमें गेस्ट पोस्टिंग, प्रेस रिलीज और भी काफ़ी सारे इसमें एस्पेक्ट आते हैं जो कि हम ऑफ पेज एसईओ में डिस्कस करते हैं। लेकिन जो हमारा मेन फोकस है यहाँ पे इस कोर्स में वो जीबीओबी पे होगा। और ये जस्ट आपको मैं तारफ़ करा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि जब आपसे क्लाइंट इसके बारे में कुछ चीज़ें पूछें तो आप बजाय परेशान होने के आपको पता हो कि हमने ये कोर्स में सीखा था और ये चीज़ इस तरह से इसका सोल्यूशन है और क्लाइंट को इस तरीके से उसका आपने जवाब देना है। ये थी 3 टेक्निक जो कि एसईओ करने की होती है। सॉरी, ये टाइप थी, 3 टाइप थी एसईओ की। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एसईओ करने की टेक्निक कौन सी हैं। किसी भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसको अच्छी रैंकिंग दिलाने के लिए हम एसईओ करते हैं। अब एसईओ करने की 2 टेक्निक हैं। एक को ब्लैक हैट एसईओ कहते हैं और दूसरे को वाइट हैट एसईओ कहते हैं। अगर हम अपने माशरे की बात करें, कोई भी काम हो उसका एक पॉजिटिव पहलू होता है तो उसका एक नेगेटिव पहलू भी होता है। एसईओ है, अब इसमें 2 टेक्निक हैं। एक जिसको ब्लैक हैट एसईओ का नाम दिया और दूसरे को वाइट हैट एसईओ का नाम दिया। जो ब्लैक हैट एसईओ है उसमें हम क्या करते हैं, हम ऐसे काम करते हैं जिनको गूगल ने अलाउ नहीं किया, जो कि गूगल की तरफ से बैन है। हम वो काम करते हैं और अपनी वेबसाइट को टॉप पे ले आते हैं। उसमें नुकसान ये होता है कि हम वक्ती तौर पर तो गूगल के टॉप सर्च इंजन पे आ जाते हैं और लोग हमारी वेबसाइट को सर्च करते हैं और हमसे चीज़ें बाय करते हैं, हमारा बिजनेस ग्रो करता है। वक्ती तौर पर हमें उसका फ़ायदा होता है, लेकिन ऐसा काम करने वाला लॉन्ग टर्म काम नहीं कर सकता। चूँकि गूगल ने इस काम को अलाउ नहीं किया, उसने इसको स्पैमर कंसिडर किया है। तो जब इस तरह के काम करते हैं तो हम गूगल की नज़रों में आ जाते हैं और इस वजह से हमारा स्पैम स्कोर रफ्ता बरफ्ता बढ़ता चला जाता है। और इस स्पैम स्कोर बढ़ने की वजह से तो इसमें ब्लैक हैट एसईओ करने की वजह से हमारी वेबसाइट का नुकसान होता है और इसका स्पैम स्कोर बढ़ता चला जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि इसका स्पैम स्कोर और एट लास्ट जो गूगल है वो हमारी वेबसाइट को डी रैंक कर देता है और फिर हमारी वेबसाइट बार बार सर्च करने के बाद भी गूगल के टॉप पे शो नहीं होती। तो ये था शॉर्टली एसईओ का तारफ़, इसकी 3 टाइप्स और एसईओ करने की 2 टेक्निक कि हम किस तरह से एसईओ करते हैं और कौन सा तरीका लीगल है और कौन सा इल्लीगल है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अपने जीबीओबी कोर्स के बारे में इसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि एसईओ क्या है, इसकी टेक्निक क्या है और इसकी टाइप क्या है और ये क्यों की जाती है। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसको गेस्ट पोस्टिंग का नाम देते हैं, कुछ लोग इसे जीबीओबी के नाम से पुकारते हैं, कुछ लोग गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस भी कहते हैं। तो ये था इनके नाम के बारे में थोड़ा सा लोगों के दरमियान डिफरेंस कि किन किन नामों से इनको जानते हैं।
जी, तो इसके बाद हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग का आगाज़ कैसे होता है, ये ब्लॉगर कौन थे और फिर इनका आगाज़ कैसे हुआ। शुरू शुरू में जब इंटरनेट नया नया आता है तो काफ़ी सारे लोग जो कि कॉलेजेस में पढ़ते थे वो अपनी डेली की रूटीन जो भी काम करते उसको जाकर इंटरनेट पे डाल देते। तो उनको देखते हुए दूसरे लोगों में भी शौक पैदा हुआ कि हम भी अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो लोगों के साथ शेयर करें। उन्होंने भी कंटेंट लिखकर यहाँ पे पब्लिश करना शुरू कर दिया। एक अमेरिकन कंपनी उसने ये देखा कि ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कुछ लोग कंटेंट पब्लिश करते हैं और थोड़े ही वक्त के बाद काफ़ी सारे लोग उस कंटेंट को पढ़ने के लिए पहुंच जाते हैं, उसको रीड करते हैं। और इसमें फिर कुछ यूं भी हुआ कि जैसे कंपनीज थी, लोग प्रोडक्ट खरीदते, लोगों से सर्विसेज लेते, तो उस कंपनी का, उस प्रोडक्ट का, उनको मिलने वाली सर्विसेज का जो भी उनका एक्सपीरियंस होता वो यहाँ पे आकर लोगों के साथ शेयर करते। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसे किया जाए कि हम इन ब्लॉगर के साथ राब्ता करें जो यहाँ पे राइट करते हैं और उन्हें कहें कि वो हमारी प्रोडक्ट के बारे में लिखें। यानी उन्होंने जो भी नई प्रोडक्ट तैयार करनी होती तो वो पहले ब्लॉगर के साथ उन्होंने सोचा कि हम राब्ता करते हैं, उन्हें कहते कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इसके बारे में तुम राइट करोगे। और इससे फ़ायदा ये होता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में वो राइट करते और जैसी प्रोडक्ट वो लॉन्च होती कुछ ही वक्त में वो प्रोडक्ट सेल भी हो जाती। तो ब्लॉगर को शुरू में नहीं पता था कि इस काम से वो पैसे भी कमा सकते हैं और हफ्ता बर हफ्ता ये काम चलता रहा। 2003 में 2003 में जो गूगल था इसने उस अमेरिकन कंपनी को खरीदा जो कि इस हवाले से काफ़ी सारा काम कर रही थी और थोड़ी सी इसमें चेंजिंग लाकर एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। और जो वर्ड यहाँ पे ब्लॉगर का यूज़ हो रहा है तो ये एक शख्स था जिसने 2000 से पहले जब एक पेज लिखा यानी अपने एक्सपीरियंस जाहिर किए तो वहाँ पे उसने माई ब्लॉग इस तरह का नेम यूज़ किया। तो फिर रफ्ता बरफ्ता वो तो ब्लॉग था लेकिन जो राइट करते उनको ब्लॉगर का नाम दिया जाने लगा। और जब इस प्लेटफॉर्म पे अमेरिकन कंपनी काम करवा रही थी तो उसने इसको भी ब्लॉगर का नाम दिया। तो बाद में जब 2003 में गूगल इसको ख़रीदता है और इसमें चेंजिंग ला कर ये एक नया प्लेटफॉर्म दुनिया के सामने पेश करता है और आज इसके ऊपर इतना कंटेंट पब्लिश हो रहा है इस हवाले से और इतने आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। तो ये था इसका स्टार्ट। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वेबसाइट क्या होती है और ब्लॉग क्या होता है। यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है कि विल नो चेंज टुमारो, यानी कि जो वेबसाइट है इसके ऊपर जो भी कंटेंट पब्लिश होगा वो अगले दिन रहेगा, यानी वो परमानेंट होगा, अगले दिन चेंज नहीं होगा। नीचे मैंने एग्जांपल दी है। तो यहाँ पे हम गूगल पे जाते हैं और जाकर यहाँ पे इसको सर्च करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वेबसाइट किस टाइप की होती है। तो यहाँ पे मैंने जाकर जो एग्जांपल ली थी उसको जाकर गूगल में पुट किया है और ये आपके सामने एक वेबसाइट ऑन हो चुकी है। ये वेबसाइट जो है ये नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं तो यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप में कंटेंट पब्लिश है। तो ये आपके पास वेबसाइट है और इसकी मैंने आपके सामने एक एग्जांपल भी दे दी। फिर दोबारा हम अपने कंटेंट की तरफ आते हैं कि वेबसाइट जो है
वो और ब्लॉग एक ही चीज़ होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर जो कंटेंट पब्लिश होता है वो परमानेंटली बेसिस पे होता है, वो चेंज नहीं होता। और अगर उसको चेंज करना भी पड़े तो उसको आसान नहीं होता इतना चेंज करना। लेकिन जो ब्लॉग होता है वो भी वेबसाइट की तरह होता है, लेकिन इसमें यह है कि जो उसके ऊपर कंटेंट होगा वो अगले दिन चेंज हो चुका होगा। वो अगले दिन उसकी जगह पे कोई और कंटेंट पब्लिश करेंगे और उसको हटा देंगे। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल ली हुई है, तो मैं जाकर इसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जी, तो ये आपके सामने एक ब्लॉग सामने आपके ज़ाहिर हो रहा है और इसमें ये होगा कि डेली बेसिस पे नया कंटेंट पब्लिश होता है। पहले कंटेंट को जो है वो वहाँ से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे जीबीओबी में हमें ये याद रखने की, इस बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शॉर्टली तौर पे मैंने आपको ये बता दिया कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। जो ब्लॉग होता है उस पे कंटेंट चेंज होता रहता है, लेकिन जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर जो कंटेंट है वो परमानेंटली बेसिस पे होता है, वो चेंज नहीं होता। और इसके बाद जो हमारी स्लाइड है वो है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंट एंड वेंडर जो साइड होती है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जब हम सर्च करते हैं गूगल से जाकर, तो हंसी की बात इसमें यह है कि वो कहते हैं कि हम क्लाइंट ढूंढते हैं और आगे से रिप्लाई आता है कि हम आपको आपकी जो गेस्ट पोस्टिंग करेंगे या लिंक इंसर्शन देंगे वो इतने डॉलर में करेंगे और बारगेनिक अलाउ नहीं है, इतने आप पे कर सकते हैं तो ठीक। फिर वो रिप्लाई नहीं करते। तो उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि क्लाइंट की वेबसाइट कौन सी है और वेंडर की वेबसाइट कौन सी है। यहाँ पे जो वर्ड मैं वेंडर यूज़ कर रहा हूँ इससे कहते हैं फरोश। उर्दू में अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो उसका मतलब है फरोश, और इसको एडमन का भी नाम बोलते हैं। तीन नाम यहाँ पे एडमन के लिए, यानी कि एडमन, फिर इसके बाद उर्दू में हम नाम लें तो उसको कह देंगे फरोश, और फिर एक अंग्रेजी में इसका नाम एडमन और वेंडर, ये तीन नाम इसके होंगे। और इसके अलावा जो क्लाइंट के लिए वो आपके सामने है। तो यहाँ पे इनका कंपैरिजन किया हो गया है कि यहाँ पे इनमें डिफरेंस क्या है। द वेंडर इज ए कंटेंट पब्लिश। जो वेंडर होता है उस वेबसाइट का मालिक होता है, वहाँ पे हम कंटेंट पब्लिश करवाते हैं, वहाँ पे जाके कंटेंट पब्लिश किया जाता है। यानी कि अगर आप एक वेबसाइट को देखें तो वहाँ पे आपको कंटेंट ही मिले किसी खास मौजू के बारे में, किसी खास चीज़ के बारे में, तो वो वेंडर की वेबसाइट है, क्लाइंट की वेबसाइट है, जहाँ से हमने गेस्ट पोस्ट लेके क्लाइंट को देनी है। और क्लाइंट की जो वेबसाइट होगी वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडर, यानी कि वहाँ पे कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, यानी बाय का वर्ड आएगा कि ये चीज़ खरीद लें, बाय कर लें। तो ये इनमें मेनली डिफरेंस आपने याद रखना है कि क्लाइंट की वेबसाइट कौन सी है और एडमिन की वेबसाइट कौन सी है। तो ये चूंकि सवाल भी मैंने दोहरा दिया क्योंकि काफ़ी सारे लोग बाद में कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे सर्च करें, क्लाइंट कैसे सर्च करें, एडमिन से रब्ता कैसे करें। तो ये आपने मेन डिफरेंस याद रखना है कि ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आपको कंटेंट नज़र आए, इंफॉर्मेशन लिखी हुई नज़र आए मोस्टली, तो वो वेंडर की वेबसाइट होती है। और जहाँ पे लोग आपको सर्विसेज देते नजर आए, कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होंगे, और कहें और वो कहेंगे कि आप ये चीज़ बाय कर सकते हैं, तो वो क्लाइंट की वेबसाइट होती है। फिर यहीं पे एक और बात आपको समझा दूँ, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि जनरल वेबसाइट कौन सी होती है और प्योर वेबसाइट कौन सी होती है। जनरल वेबसाइट वो होती है कि जिसमें एक से ज़्यादा कैटेगरी पे कंटेंट पब्लिश हुआ पड़ा हो। यानी आपने यहाँ पे लिखा फैशन प्लस गेस्ट पोस्ट या राइट फॉर अस, इस तरह के वर्ड
हम राइट करते हैं, जो कि सीनियर है वो जानते हैं, वो हमने कैसे राइट करने हैं, उनको चेंज भी करना है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के वर्ड जब हम वहाँ पे राइट करते हैं तो कुछ वेबसाइटें हमारे सामने आती है जो कि जनरल होती हैं और कुछ प्योर होती हैं। जनरल वेबसाइट वो होती है कि जिसमें एक से ज़्यादा कैटेगरी के बारे में डिस्कशन हुई हो, कंटेंट पब्लिश हो। जैसे आपने एक वेबसाइट को ऑन किया, वहाँ पे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी कंटेंट मौजूद था, वहाँ पे हेल्थ के रेलेवेंट कंटेंट भी मौजूद था, और इसके अलावा कोई और कैटेगरी भी हो सकती है। तो एक से ज़्यादा कैटेगरी पे मुश्तमिल जो वेबसाइट होगी उसको हम जनरल साइट कहेंगे, जनरल वेबसाइट कहेंगे। और वो साइट जहाँ पे सिर्फ एक ही कैटेगरी पे काम हो रहा हो, मिसाल के तौर पे सिर्फ टेक पे है तो टेक पे ही है, फिर एजुकेशन के रेलिवेंट कोई साइट है तो वहाँ पे जो कंटेंट पब्लिश होगा वो एजुकेशन के ही रेलिवेंट होगा। तो ये इनमें डिफरेंस है, ये आपने अच्छे से इसको याद रखना है। प्योर और जनरल में ये डिफरेंस होता है, क्योंकि मेरा फोकस उन्हीं सभी क्वेश्चन के ऊपर भी है जो कि मोस्टली लोग पूछते हैं, सभी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करता चला जा रहा हूँ, तो ये आपने याद रखना है। और इसके बाद जो क्लाइंट की वेबसाइट होगी वहाँ पे प्योरिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे मोस्टली प्योर होंगी, वहाँ पे एक ही पर्टिकुलर कैटेगरी पे साइट होगी, और वहाँ पे जैसे मैंने आपको दूसरा बता दिया कि वहाँ सर्विसेज होंगी, कोई चीज़ बेच रहे होंगे या कोई चीज़ वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। तो इस तरह के वर्ड आपको नज़र आएंगे, ये आपने डिफरेंस इसका याद रखना है कि क्लाइंट की वेबसाइट कौन सी है और वेंडर की वेबसाइट कौन सी है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पर, जो कि मैंने आज का फर्स्ट लेक्चर था, तो इसमें मैंने कुछ एसईओ फिर गेस्ट पोस्टिंग का थोड़ा सा तारफ, और इसके बाद आपके लिए कुछ अच्छी टिप ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे कामयाब होने के लिए। जब भी आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हो तो ये चीज़ें अगर आप इनको अडॉप्ट करते हैं तो ये आपको कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये हमारी ज़िंदगी के लिहाज से भी हैं, हमारे आम तौर के मामलात हैं उनके बारे में भी है, लेकिन ज़रूरी तौर पे जब हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हो तो इन चीज़ों को आपने याद ज़रूर रखना है। सबसे पहले है कि ग्रेट विजन, आपका एक विजन हो, आपका एक मकसद हो, और इसके साथ लिंक है थिंक बिग, आपने बड़ा सोचना है। इसके हवाले से मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। हमारे पाकिस्तान के टॉप रेटेड फ्रीलांसर सर हिशाम सरवर, और इसके अलावा बहुत सारे लोग कि जिन्होंने बहुत ग्रो किया ऑनलाइन मार्केट प्लेस में, शहजाद मिर्ज़ा साहब हैं, इसके अलावा रेहान अलावाला हैं, आज़ाद चाय वाला है, फिर इसके अलावा जिसका हम गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स कर रहे हैं जो कि रिसेंटली हमारे टीचर हैं गुफरान साहब, उमैर साहब। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक विजन रखा, अपनी ज़िंदगी में एक विजन सेट किया कि हम जब कामयाब होंगे तो हमने क्या करना है, हमने दूसरों की ज़िंदगी में भी वैल्यू प्रोवाइड करनी है। याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कामयाबी जो है, जो आपको मिल चुकी है, वो बेकार है अगर आपकी उस कामयाबी से आपके किसी करीबी को या दूसरे मुसलमानों को फ़ायदा नहीं है। आपकी उस कामयाबी का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपकी कामयाबी से किसी दूसरे को फ़ायदा नहीं है, आप जस्ट खुद कामयाब हैं। अगर उमैर भाई ये बात अपने दिल में बिठा लेते कि मैंने सिर्फ खुद कमाना है, और जिस तरह वो 8-10 लाख स्टार्ट में कमा रहे थे तो वो सिर्फ इसी पे फोकस करते कि मैंने किसी को नहीं बताना कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, कि कहीं दूसरे भी इस मार्केट प्लेस पे ना आ जाएं और जैसे मैं अर्न कर रहा हूँ वो भी अर्न करेंगे, तो फिर मार्केट में हजूम बढ़ जाएगा, तो फिर शायद मुझे क्लाइंट कम मिले। आपने इस बात से बाहर आना है, इस बात को दिल से निकाल देना है। अगर वो ये काम ना करते तो आज आप उन्हें ना जानते होते, आज पूरे पाकिस्तान से लोग उन्हें ना जानते होते, आज उनको इस कदर शोहरत ना मिलती। आपको जो मिले
आपको जो भी अच्छाई मिले, कोई आप अच्छी चीज़ अडॉप्ट करें, आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, वो दूसरों तक ज़रूर पहुंचा जाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। आगे वजह भी बता दी कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो, इसी वजह से तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो हमने एक शख्स गलत ट्रैक पे जा रहा है, उसकी सलाह भी करनी है और दूसरों को अपनी ज़ात से फ़ायदा भी देना है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, वो चाहे फिर धोखा हो या कुछ और। तो अपनी ज़िंदगी में आपने एक बड़ा विजन रखना है। हदीस मुबारक भी हमें बताती है कि जो बंदा मोमिन है उसकी नीयत उसके अमल से बेहतर है। आज इस गेस्ट पोस्टिंग के कोर्स का आगाज़ करते हुए ये सीखते हुए नियत कर लीजिए कि मैंने अपने उन भाइयों को भी ये सिखाना है जो कि ग्रेजुएशन होने के बाद, जो कि इतनी भारी फीसें देने के बाद भी तालीमी निज़ाम में कामयाब नहीं हो सके, जॉब नहीं मिल रही, मैंने उनको भी इस मार्केट प्लेस पे लाकर कामयाब करना है, उनकी भी हेल्प करनी है। तीसरे नंबर पे आता है कि इग्नोर से नियर, कि जब इस तरह की मार्केट प्लेस पे आप काम करते हैं, आप रात को मेहनत करते हैं, तो काफ़ी सारे लोग कहेंगे भाई ये लैपटॉप, ये फेसबुक, यहाँ पे कोई रुपया पैसा नहीं है, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो सिर्फ गेम खेलने के लिए है। तो आपने उनकी बातों को इग्नोर करना है, आपने अपने काम पे फोकस करना है। आप अगर उनकी बातें सुनते रहेंगे तो आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे। तो इसलिए जितने भी लोग आपको इस हवाले से डीमोटिवेट करेंगे, तो आपने उनकी बातों को सुने बगैर अपने टारगेट पे फोकस रखना है कि मैंने ये अचीव करना है, मैंने इस मंजिल पे पहुंचना है और इसके लिए स्ट्रगल करनी है। चौथे नंबर पे आता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। अगर उमैर भाई की आपने वीडियोस अच्छे से सुनी है तो अक्सर वीडियोस में वो बताते हैं कि मैंने 24-24 घंटे काम किया है। सुनने में हैरत होगी कि 24 घंटे कैसे, तो वो बताते हैं कि मैं जस्ट नमाज के लिए जाता था और फिर दोबारा आके लैपटॉप पे काम को स्टार्ट करता था। यानी कि हर वक्त उनके जहन में ख्याल अपने काम का ही होता है। तो यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जो जॉब भी करते हैं, इसके अलावा कुछ फ्री भी हैं, तो वो अपने लिहाज से अपना टाइम का एक टारगेट सेट करें और उस टाइम पे हार्ड वर्क करें और इस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करें। पे बैक, लास्ट पे पे बैक, इन सभी पांचों चीज़ों का तल्लुक एक दूसरे के साथ लिंक था। पे बैक का मतलब यह है कि आपने अपने इस वतन से, अपने साथ मिले इन लोगों से जो कुछ सीखा, जो कुछ अच्छा आपको इनसे मिला, आपने फिर अपने उस माशरे को भी प्रोवाइड करना है। नेकी का काम, भलाई का काम, दूसरों के लिए आसानियां बांटने का काम, ये एक ऐसा काम है जो कि कभी कम नहीं होता, ये हमेशा बढ़ता है। बांटने से, जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। अपनी ज़िंदगी में बड़ा विजन रखना और अपने उस विजन के लिए कोशिश करना और अल्टीमेटली उस विजन तक पहुंचना, उसको अचीव करना, उसके बारे में किसी ने क्या खूब कोटेशन कही है, एम फॉर द मून, इफ़ यू मिस यू मे हिट द स्टार। अपनी ज़िंदगी में बड़ा विजन रखें, बड़ा सोचे। अपनी ज़िंदगी में ये कहने वाले कि तुम नहीं कर सकते, इन बातों को इग्नोर करें। एक आपको छोटी सी से नहर के बारे में एग्जांपल सुना देता हूँ कि एक गांव था, तो वहाँ पे एक मेंढक पानी में बहता हुआ एक कुएं में जा गिरता है और कुएं में काफ़ी सारे मेंढक थे। तो वो बाहर का मेंढक जैसे कुएं में गिरा तो उसने बाहर निकलने के लिए छलांगे शुरू कर दी। दूसरे मेंढक कह रहे हैं कि जनाब ये क्या कर रहे हैं, हम इस कुएं में काफ़ी अरसे से मौजूद हैं, हम यहाँ से नहीं निकल सके, लिहाजा तुम भी। लेकिन वो इस एफर्ट में लगा रहा। एक शख्स उस कुएं की इंडेल पे ऊपर बैठा ये माजरा देख रहा है। कुछ देर के बाद वो मेंढक एक बार फिर छलांग लगाता है और कुएं से बाहर जा गिरता है। तो शख्स को बड़ी हैरत हुई कि ये बाहर निकल आया, दूसरे नहीं निकल सके। तो उसने जाकर उसके ऊपर टेस्ट किया तो पता चला कि उसकी कुव्वत समात नहीं थी, वो सुन नहीं सकता था। अगर उसने उन लोगों की आवाज़ सुन ली होती कि तुम नहीं कर सकते, हम नहीं निकल सके, तुम भी नहीं कर सकते, इस मार्केट प्लेस में पहले इतने लोग मौजूद हैं
आपको काम नहीं मिलेगा तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपने ऐसे अल्फाज कहने वालों के लिए अपने कानों को बंद कर लेना है। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि जीबीओबी में काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, अब इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। तो मेरे भाई, यहाँ पे अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखें तो तालीम में देखें कितना कंपटीशन है, लेकिन जो स्ट्रगल करते हैं अच्छे लेवल पे पहुँचते हैं। अगर आप किसी मार्केट में दुकानों का हिसाब देख लें तो इतनी दुकानें हैं कि दुकान के साथ दुकान जुड़ी हुई है, लेकिन शाम को सभी अपनी रोज़ी लेके जाते हैं। तो आपने इस बात से ये नहीं देखना कि इस पे कंपटीशन बहुत हो चुका है। आपको इंशाल्लाह मैं फाइवर पे भी लेके जाऊंगा, वहाँ भी आपको पूरा प्लेटफॉर्म सिखाऊंगा कि वहाँ से हमने क्लाइंट कैसे लेने हैं, फेसबुक से कैसे लेने हैं। ये सभी चीज़ें इंशाल्लाह रफ्ता बरफ्ता डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि एक छोटी सी निश है, कैटेगरी है, निश कैटेगरी को कहते हैं, तो उसके ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी अर्निंग देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो लोग मेहनत करते हैं वो अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचते हैं। और यहाँ पे कुछ मेरी नसीहतें, क्योंकि आज का जो कोर्स है इसको स्टार्ट करने से पहले एक माइंड सेटअप किया जाता है कि आपने किस तरीके से चलना है। आपने कामयाब होने के लिए 3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसिस्टेंसी। आपने एक कंसिस्टेंसी के साथ चलना है, डेली का काम डेली करना है। और ये नहीं कि एक रात तो आप सारा वक्त आपने गुजार दिया लैपटॉप पे बैठे वीडियोस देखते रहे, अपने फील्ड के रेलिवेंट सीखते रहे, और 2 दिन आपने फिर लैपटॉप पे कुछ भी काम नहीं किया। तो ये काम आपने नहीं करना। चाहे थोड़ा काम करें, लेकिन आपके अंदर कंसिस्टेंसी हो। आपने इस काम को छोड़ना नहीं है, कुछ वक्त तक बरकरार ज़रूर रखना है। एट लीस्ट 1 मंथ तो दें इसको। इस काम में हमें थोड़ी सी दिक्कत इस वजह से होती है क्योंकि हमारा जो तलीमी निज़ाम है वो टोटली कॉपी पेस्ट है। हमारे बोर्ड, हमारे इदारे हमें कहते हैं कि तुम जितना अच्छा कॉपी पेस्ट करोगे हम तुझे उतना ही ज़्यादा अच्छे नंबर देंगे। लेकिन जब हम यही सोच ले कि गूगल के पास जाते हैं तो गूगल कहता है कि ये काम यहाँ पे नहीं चलने वाला, जो कोई यूनिक चीज़ लेके आएगा मैं उसे ही अच्छी रैंकिंग दूंगा। तो इसमें ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होती हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब आप एक गाइडलाइन से चलेंगे ये बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे स्मार्ट वर्क। आपने अपना काम ज़रूर करना है जो आपके ज़िम्मे लगा हुआ है। आप वो काम करेंगे तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके लिए आप मोटिवेट होंगे कि वो भी समझना है, और टीचर भी आपको 100% डिलीवर करने की कोशिश करेगा कि मेरे स्टूडेंट ने काम किया है। थर्ड नंबर पे है पेशेंस। आपने सब्र भी रखना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम टूल को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे भी मुश्किलात आती हैं। इतनी मुश्किलात आपको नहीं आएंगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं सारा सिखा रहा हूँ। जब मैंने की तो काफ़ी सारी मुश्किलात आती, समझ नहीं आती थी। जिस भी टूल को हाथ लगाते थे तो वो कहते थे बाय करें। मैं तो परेशान हो जाता था कि ये क्या है, कि कैसे करेंगे, ये काम तो मेरी बस की बात नहीं। फिर लैपटॉप पे आके सीखने बैठते तो कभी लैपटॉप की बैटरी लो हो गई, तो कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम, तो कभी कोई दोस्त आके बैठ गए। यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें आपके इस काम को हिट करती हैं, रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन आपने इस चीज़ में कंसिस्टेंट रहना है, अपने आप को टाइम देना है, पेशेंट सब्र रखना है। एक दिन काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले दिन करना है, लेकिन मोस्टली कोशिश यही करनी है कि वो काम अपना उसी दिन ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। 3 पॉइंट ये आपने याद रखने इस पूरे कोर्स में, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क, पेशेंस। और दूसरी बात यहाँ पे एक और, कि अपने आप को ज़िंदगी में कभी कंपेयर ना करें किसी के साथ। हम लोग अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन का मर्ज इसलिए अपने ऊपर ले आते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम लोग अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि जब हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हैं हमारी ज़िंदगी में आने वाली खुशहालियाँ हमारी ज़िंदगी से चली जाती हैं। कुरान पाक में भी है कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो यकीनन मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो फिर इंसान की नेमतें भी रूठ जाती हैं, खालिक के करीम की रहमत रूठ जाती है जब हम नाशुक्री करते हैं। तो नाशुक्री पैदा किस वजह से हुई कि हमने अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। अपने आप को कंपेयर करना है
तो अपने साथ करें। कैसे? आपने ये कोर्स स्टार्ट किया, आपने पूरा 1 मंथ मेहनत की, डेली का वर्क किया, फिर अपने आप को कंपेयर करें कि जिस दिन मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था उस दिन मैं किस जगह पे मौजूद था और आज 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद मैं किस लेवल पे मौजूद हूँ। इस तरीके से कंपेयर करें। फिर हम कंपेयर करते हैं कि फलां 1 मंथ से काम कर रहा था, उसके 8 ऑर्डर लग चुके हैं और मैं 1.5 मंथ से हूँ, मेरा कोई ऑर्डर नहीं लगा। तो जनाब इसमें भी आपने सब्र रखना है, आपने उसके साथ कंपेयर नहीं करना। हो सकता है कि वो इसके अलावा नेट के बारे में, यूट्यूब के बारे में, वो यूट्यूबर हो, वो इसके अलावा और भी इस फील्ड में अच्छी एक्सपर्टीज रखता हो जो कि इस फील्ड के रेलिवेंट थी। तो आपने कंपेयर करना है तो आपने आपको अपने साथ ही करे, किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना। और इसके बाद हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि जब आपने किसी प्रोफेशनल पर्सन के साथ राब्ता करना है तो आपका अंदाज क्या हो, आपने किस वे से आप उसके साथ राब्ता करना है। ये थोड़े से पॉइंट आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसके ऊपर वर्क करते जाएंगे तो स्टार्ट में ही आपको पता चलेगा कि हमने, अगर अपने टीचर को जो हमें सिखा रहा है उसको मैसेज करना है, अपने इस हवाले से कोई क्यूरी पूछनी है कि इसमें मुझे समझ नहीं आ रही, तो ये अपनी अप्रोच यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे लोग अगर वॉइस से करें, 8 से 10 वॉइस से कर रहे होते हैं, कुछ लोग पूरे 1 से 1.5 पेज का वो वर्क लिख रहे हैं, मैसेज टाइप करते हैं और फिर इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो आपको इतना टाइम दे और आपको मैसेज को पढ़े और फिर रिप्लाई करे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने फर्स्ट टाइम किसी भी प्रोफेशनल शख्स के साथ रब्ता करना है तो पहले अस्सलाम वालेकुम, अगर अंग्रेज़ है तो वो आपको पता है वहाँ के हम उनको हेलो कहते हैं। फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपने अपने बारे में बताना है कि मैं कौन हूँ। तीसरे नंबर पे टेल योर प्रॉब्लम इन 3 to 4 लाइन्स, अपनी जो प्रॉब्लम है आपने कोशिश करके खुद समझ के उसको समराइज करके 3 से 4 लाइनों में कन्वर्ट कर लेना है, इससे ज़्यादा ना हो। यहाँ तक प्रॉब्लम आपने उसको वाइंड अप करने की कोशिश करनी है, समराइज करनी है। इफ़ आंसर देन फर्दर क्वेश्चन, अगर आपको अपने उस क्वेश्चन का जवाब मिलता है जो आपने उनसे पूछा है तो फिर आप मज़ीद क्वेश्चन करें उससे। आपको पहले का जवाब नहीं मिला, ये ना कि आप फिर मज़ीद क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये आपने याद रखना है कि पहले अपनी प्रॉब्लम को 3 से 4 लाइनों में बताना है और फिर आपने उसके जवाब का वेट करना है। जब जवाब आ जाए फिर मज़ीद आगे बात प्रोसीड करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट मेक डायरेक्ट कॉल, कभी भी किसी भी प्रोफेशनल शख्स को डायरेक्ट कॉल ना करें। एक आपका फ्रेंड है, आपका चाहने वाला, आपके मिलने वाला है, उसको तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो भी प्रोफेशनल है, किसी बिजनेस, कोई बिजनेस करता है, किसी ऑफिस में होता है, तो फिर आपको उसके ऑफिस टाइम का भी ख्याल रखना चाहिए। तो किसी को भी आप जिससे प्रोफेशनल शख्स उसके बारे में बात कर रहे हैं उसको डायरेक्ट कॉल ना करें। बेस्ट वे क्या है, आप उसको मैसेज कर दें और जब भी वो रिलैक्स होगा तो वो आपको रिप्लाई कर देगा। अगर आप मेरे बारे में बात करें तो मैं आपको कैसे रिप्लाई करूंगा, नीचे मैंने इसके लिए 1.5 से 2 लाइनें लिख दी हैं कि अगर आप इन पॉइंट को फॉलो करते हुए मेरे साथ रब्ता करेंगे, इन दिस वे आई एम एक्चुअली accessible to you. Do not feel any hesitation in asking your question, but at the same time be patient, wait for response. आपने कभी भी इस सब्जेक्ट के रेलिवेंट, इस कोर्स के रेलिवेंट हेजिटेशन महसूस नहीं करनी, शर्म महसूस नहीं करनी। जो आपका क्वेश्चन है वो आपने पूछना है और फिर क्वेश्चन पूछने के बाद आपने सब्र भी रखना है, इंतज़ार करना है कि आपको उसका सलूशन दिया जाएगा और उनके रिस्पॉन्स का आप वेट करें, पेशेंट सब्र रखें। दुनिया में 2 लोग ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। एक वो जो अपने आप को उस्ताद समझते हैं, कि कहते हैं कि जो मुझे पता है वो किसी और को नहीं पता, वो लोग भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। इसको ईगो कहते हैं और अपनी ईगो को ख़त्म नहीं करते, वो ज़िंदगी में एक आला मुकाम पे, एक टॉप लेवल पे नहीं पहुंच सकते। और दूसरा जो शायनेस हो, शर्म करते हो क्वेश्चन पूछने में, तो वो भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पाते, जो असल कामयाबी उन्हें मिलनी है।
तो इसलिए आपने इन पॉइंट को मद्देनजर रखना है। आज का लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो गया है, क्योंकि एक आपको प्लेटफॉर्म पे एक तरतीब के साथ लाना था और आपको एक गेटवे प्रोवाइड करना था कि आपने किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे सीखना है और किस तरीके से आपने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन जब पूछना है। आप अगर इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो हम भी इजीली एक्सेसिबल होंगे, आपकी प्रॉब्लम, आपकी क्यूरी का जवाब देंगे। लेकिन इसमें कोशिश करें कि फजूल के क्वेश्चन ना पढ़ें करें किसी से भी, ना मुझसे ना आपके साथ जो मेंबर अटैच हैं, कि आप कितना कमा रहे हैं, आप यानी कि आपने ये तो तारफ़ कर लिया कि किस जगह से, उसका एक और पहलू है। यानी मोस्टली लोग पूछते हैं कि आपकी अर्निंग कितनी है, आप कितना मंथ में अर्न कर लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ना पूछें। ये नॉन प्रोफेशनल आपके वे है। हमारे ट्रेनर हैं ई रोजगार के, तो वो कहते हैं कि मैं क्लाइंट के साथ काम करता था, तो काफ़ी लॉन्ग टर्म मेरा क्लाइंट था। तो इन कोरोना के हालात में मैंने उनसे सिर्फ यही पूछ लिया कि क्या आपने कोरोना वैक्सीन लगवा लिया है। तो उन्होंने इंग्लिश में मुझे जवाब दिया और कहा कि ये मेरे पर्सनल मामलात हैं, आप इसके बारे में दखलंदाजी नहीं कर सकते। तो इस आपने सोच को भी, इस अंदाज को भी अपने अंदर अभी से डेवलप करना है कि जब क्लाइंट के साथ बात करें तो अभी से आपकी प्रैक्टिस हो, तो वहाँ पे ऐसा कोई भी पहलू ना निकले कि वो आपको नॉन प्रोफेशनल जो है वो महसूस करे। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मज़ीद पॉइंट डिस्कस करेंगे।